So as per the code says that any model should provide guaranteed access of information. So guaranteed access of information से मतलब ये है कि whenever you want to retrieve some information, you should be able to retrieve that information. Okay, तो इसमें ये वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन जो जो कि रिलेशनल मॉडल में रिकॉर्ड्स के फॉर्म में है, तो आप हर रिकॉर्ड को यूनिकली एड्रेस कर पाएँ। जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का के सिनारियो में अगर बात करें तो गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज़ बनाना होती हैं वो पॉलिसीज़ क्या होती है, सिविलियन बेस्ड होती है। नागरिकों, हर नागरिक के लिए उन्हें पॉलिसी बनानी है। ओके, सो व्हेन एवर दे केम अप विद स्कीम, जैसे मान लीजिए डीबीटी ऑफर करना है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अगर करना है इंडियन सिटीजन्स को अंडर सम स्कीम, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि हम किसी भी सिटीजन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, सो दैट आपको किसी एक पर्टिकुलर सिटीजन को कोई डीबीटी करना है तो आप इजीली उसे कर पाएँ। ओके, सो अब इमेजिन करिए कि गवर्नमेंट ने नाम के बेस पर डीबीटी को इंट्रोड्यूस किया होता। इमेजिन करिए नाम के बेस पर गवर्नमेंट डीबीटी कर रही है। अब नाम के बेस पर अगर डीबीटी करते हैं तो इमेजिन करिए कि शालिनी कुमारी को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप डीबीटी के थ्रू भेजना चाहती है। ओके, नाउ अब सपोज करिए यू आर एन ऑफिशियल जिसको ये डीबीटी का काम देखना है। तो आपके सामने आपको क्या करना पड़ेगा, शालिनी को डीबीटी ट्रांसफ़र करना है तो आपको पहले शालिनी को की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना होगा या शालिनी को आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। तो जैसे मैंने कहा आप नाम के बेस पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सपोज आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट जो है ना, नेम है, शालिनी का नेम ऑफ द पर्सन और नेम ऑफ द सिटीजन। सो नाउ आप अगर आप देखेंगे कि आपने अपने मान लीजिए आपके पास एक क्लरिकल स्टाफ है, उसके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है सारे सिटीजन्स का, और आपने कहा कि एक शालिनी नाम की स्टूडेंट है, आप उसको ये डीबीटी के थ्रू ये स्कॉलरशिप जो अमाउंट है ट्रांसफ़र कर दे दिए। आई हैव गिवन दिस अप्रूवल एंड नाउ यू कैन ट्रांसफ़र। नाउ वो जो क्लर्क है आपके पास, जैसे ही वो डेटाबेस में सर्च करेगा, नाउ ही विल लोकेट शालिनी, क्योंकि शालिनी के नाम से तो कुछ नहीं होगा, उनका बैंक अकाउंट चाहिए होगा साथ में, है ना, क्योंकि बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा डायरेक्ट। ओके, तो जैसे ही उन्होंने शालिनी एंटर किया डेटाबेस में, मे भी हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ शालिनी कुमारी आ जाएंगे और उसके सामने करस्पॉन्डिंग हंड्रेड्स ऑफ बैंक अकाउंट आ जाएंगे। ना आपके सामने डिलेमा क्या आ गई कि इनमें से कौन सी वाली शालिनी है जिनको एक्चुअली ये ट्रांसफ़र करने का अप्रूवल हुआ है। विच शालिनी इज दैट? पॉसिबल है ना ऐसा? आर यू एबल टू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे भी मालूम चलेगा कि आप सो तो नहीं गए हैं, जाग रहे हैं ना। हाँ, हालांकि मॉर्निंग का टाइम है, नोबडी विल स्लीप, बट स्टिल। ओके, सो नाउ आपके सामने हंड्रेड्स ऑफ शालिनी कुमारी आ सकती हैं, उनके नाम आ सकते हैं। नाउ आपके सामने सबसे बड़ी डिलेमा है कि किस शालिनी को ये देना है, क्योंकि ये किस शालिनी के लिए अप्रूवल हुआ है, क्योंकि एक्चुअली एक स्टूडेंट के लिए अप्रूवल हुआ है, सबके लिए नहीं हुआ है। सो नाउ यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप जिस एट्रीब्यूट के बेस पर या जिस आइडेंटिफायर के बेस पर पर्सन को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो आइडेंटिफायर में आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है यूनिक आइडेंटिफिकेशन? क्योंकि नाम से आप किसी को भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं क्लास में ही आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं, तो मे बी कि अगर मैं रूल बना लूँ कि मैं नाम से ही स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हूँ, और मैंने मान लीजिए हिमांशु के मार्क्स डेटाबेस में इतने हैं। लेट्स से आई टोल्ड दैट हिमांशु हैव गॉट 60 मार्क्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स। नाउ देयर आर 2 हिमांशुज, है ना। तो नाउ क्वेश्चन अराइज होगा कि विच हिमांशु, सर किस हिमांशु की बात कर रहे हैं, है ना, कंफ्यूजन अराइज होगा। सो समरी क्या है, आप समराइज करके कहें तो कि जो मैं एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेम, स्टूडेंट नेम, ये एक आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में या यूनिकली एड्रेस करने में मेरी हेल्प नहीं करता है। सो नेम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। नेम एट्रीब्यूट काम नहीं कर सकता है।
तो आप अगर आप गवर्नमेंट वाले एग्जाम्पल में आए तो गवर्नमेंट में आपने देखा गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक अलग एट्रीब्यूट बना दिया। वो क्या बनाया, आधार नंबर। सब लोग समझते हैं ना आधार नंबर को, एवरीबडी हैव आधार। सो यूजिंग आधार नंबर, नाउ योर क्लर्क, आप अब शालिनी का आधार नंबर दे दीजिए, एंड नाउ योर क्लर्क विल एंटर द आधार नंबर एंड देन ही और सी विल गेट द एक्चुअल शालिनी डिटेल। जो भी रियल शालिनी है जिसको वो एक्चुअली डीबीटी जाना है, नाउ वही शालिनी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि नाउ आधार नंबर इज यूनिक फॉर एवरी पर्सन, सो नो टू पर्सन विल हैव सेम आधार नंबर। सो जितनी भी शालिनी है वो उनके अलग अलग आधार नंबर होंगे। तो दैट मीन्स आधार नंबर के बेस पर आप हर सिटीजन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली अब हम क्लास के एग्जाम्पल पर आ जाएं। अब अगर मैं हिमांशु कुमार ना बोलते हुए मैं रोल नंबर बोलता हूँ, एनरोलमेंट नंबर जो क्लास में है, कि इस एनरोलमेंट नंबर के स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं, सो नाउ आई एम एबल टू यूनिकली कम्युनिकेट द मार्क्स, यस और नो? क्योंकि रोल नंबर में एनरोलमेंट नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। नो टू स्टूडेंट इन आवर यूनिवर्सिटी हैव सेम एनरोलमेंट नंबर। सो वेन एवर आई एम साइटिंग एनी एनरोलमेंट नंबर, ओनली वन पर्सन विल बी रिट्रीव्ड, चाहे वो एक्सेल सीट में रिकॉर्डेड हो चाहे डेटाबेस में रिकॉर्डेड हो। सो दैट मीन्स एनरोलमेंट नंबर और आधार नंबर वर्क्स एज ए आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट। ओके, तो इसी को हम यहाँ पर की बोलते हैं। ओके, सो की मीन्स एन आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट। सो आप समझ गए होंगे आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू एवरी पर्सन के लिए या हर एंटिटी के लिए अलग अलग होती है। नो टू एंटिटीज विल हैव सेम वैल्यू फॉर दैट एट्रीब्यूट। सो लाइक आधार नंबर आपका आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट होगा, पैन नंबर हो सकता है ना, देन स्टूडेंट के एक सिनेरियो में एनरोलमेंट नंबर हो सकता है ना, एंड सो ऑन। बहुत सारी आईडीज भी आपको देते हैं, डीएल नंबर है, दैट इज ऑल्सो यूनिक एंड सो ऑन। सो दीज सच एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट। हम कई बार इसे सिंपल टर्म में की भी बोलते हैं, डेटाबेस के टर्म में। ओके, नाउ अब आते हैं हम की डेफिनेशन पर। सो डेटाबेस में जो की है वो कई तरीके की हैं। पहली है सुपर की। हाँ, कुछ इंस्टांसेस के लिए नेम यूनिक हो सकता है, फॉर सम इंस्टांसेस नेम कैन बी यूनिक। लेकिन हम की को जनरली एक ऐसे एट्रीब्यूट को की मानते हैं जो एवरी सिनेरियो में यूनिक होगा। ओके, कुछ इंस्टांसेस में जैसे हो सकता है कि आपकी क्लास में या किसी अदर टाइम पर क्लास में सारे स्टूडेंट्स के नाम यूनिक हैं, तो मैं नाम बताऊंगा और रोल नंबर आपके मार्क्स बताऊंगा, आई कैन डू इट यूनिकली। ठीक है, बट ये हर इंस्टांस में या हर टाइम पर काम नहीं करेगी। ओके, सो की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो ऑलवेज इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम, विल बी यूनिक। ठीक है, ओके। सो नाउ सुपर की पर हम आ जाते हैं। सो सुपर की सिंपल डेफिनेशन है डेटाबेस के टर्म में। सो आपके पास एक सपोज एक रिलेशन है आर, उसमें 4 एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो सुपर की एक इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हो गए आपके, तो आप स्कीमा को लेट से इसकी स्कीमा को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर रिप्रेजेंट्स दिस सेट ए बी सी डी। तो ये जो सेट है इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट, एनी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट आर। आर मीन्स एन स्कीमा। सो कोई भी टेबल की एक स्कीमा है, हमारे पास एक टेबल है, सो हम उसकी स्कीमा को आर से रेफर कर रहे हैं। तो एनी सबसेट ऑफ आर दैट अलाउज यू to uniquely identify
uniquely identify each record in the relation. It's referred as super key. ओके, सो हम यहाँ रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन पर आपको सुपर की डिफाइन करनी है. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. सो मैं चूँकि आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के सिस्टम को ज़्यादा अच्छे समझते हैं, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम. सो नाउ सपोज दैट मान लीजिए यूनिवर्सिटी का जो डेटाबेस है उसमें स्टूडेंट नाम से टेबल है और यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट के ये एट्रीब्यूट्स हैं. लेट्स से एनरोलमेंट नंबर है जो कि यूनिवर्सिटी हर एक स्टूडेंट को असाइन करती है. देन स्टूडेंट विल हैव ए नेम. बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लेकिन मैं सारे एट्रीब्यूट्स लिस्ट नहीं करूँगा. आई विल जस्ट टेक सम एट्रीब्यूट्स. देन नेम एंड लेट्स से प्रोग्राम जिसमें वो इनरोल्ड है. सो आई एम जस्ट राइटिंग PROG फॉर प्रोग्राम. नेम हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, प्रोग्राम हो गया, एंड मे बी वी कैन टेक मोबाइल नंबर. ओके, क्योंकि अब नाउ डेज एवरीबडी हैव मोबाइल नंबर, सो जनरली यूनिवर्सिटीज टेक्स मोबाइल नंबर. ठीक है, मैं मान के चलता हूँ जनरली सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती हैं क्योंकि मोबाइल नंबर समटाइम्स प्राइवेसी के टर्म में आता है. तो कई बार कुछ स्टूडेंट लोग नंबर देना प्रेफर नहीं करते हैं, तो यू कैन नॉट बी फोर्स्ड. ठीक है, मोबाइल नंबर मान लिया, एंड मे बी क्रेडिट्स. हाँ, क्रेडिट्स. देन email ID and let's say current address. Okay, and permanent address. सपोज दैट यूनिवर्सिटी ने ये टेबल आपके बारे में आपके बिहाफ पर रिकॉर्ड करके रखा है. इस टेबल में यूनिवर्सिटी अपना डेटाबेस मेंटेन कर रही है. सो दिस इज द रिलेशन. सो रिलेशन की स्कीमा क्या हो गई? स्कीमा को आप देखेंगे तो ये एट्रीब्यूट्स को आप लिस्ट कर दीजिए. दैट इज द स्कीमा ऑफ दिस रिलेशन. ओके, या ये कॉलम्स जो हैं इन्हें हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं. ओके, सो नाउ अब हम अगर इसमें इस टेबल में की बात करें, की मीन्स यहाँ पर सुपर की हम बात कर रहे हैं. सो सुपर की का मतलब क्या होता है? एनी सबसेट. सो सबसेट की हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स वन और मोर एट्रीब्यूट्स का सेट. इसमें से आप एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का एक सबसेट ले लीजिए एंड देखिए क्या वो सबसेट स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आपको. सो लेट मी लिस्ट दोज एट्रीब्यूट्स. सो एनरोलमेंट नंबर आपको मालूम है, एनरोलमेंट नंबर से आप हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना? क्योंकि हर कोई भी दो स्टूडेंट के पास एनरोलमेंट नंबर सेम नहीं होता है. सो एनरोलमेंट नंबर. ओके, देन मोबाइल नंबर से भी आप यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो अगर आपको मोबाइल नंबर दे दिया जाए तो. ठीक है, हालांकि इसमें भी बहुत सारे कुछ इफ एंड बट्स हैं. आई विल टॉक अबाउट देम लेटर. देन ईमेल आईडी. ओके, नाउ मैं एनरोलमेंट नंबर और ईमेल आईडी जॉइंटली ले लूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इनसे भी मैं आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ. हालांकि ये ध्यान रखना ये सेट्स हैं, तो आपकी बुक पर कई जगह पे ये सेट्स के फॉर्म में भी लिखे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये अंडरस्टूड होता है कि ऑल दीज जो सबसेट्स मैं ले रहा हूँ ऑल दीज आर सेट्स, तो करली ब्रैकेट लगाना नेसेसरी नहीं है. एनरोलमेंट नंबर एंड ईमेल आईडी. देन आप एनरोलमेंट नंबर एंड मोबाइल भी ले सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन ले लिया आपने. देन मे बी आप मोबाइल नंबर एंड नेम लेट्स से कंसीडर कर सकते हैं. एंड मैं एक और एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग, अभी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये कीज हैं. नेम कॉमा मे बी परमानेंट एड्रेस.
नेम कॉमा करेंट एड्रेस, ये कुछ मैंने सपोज एट्रीब्यूट्स ले लिए। अब आप इसमें से देखिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स सुपर की हैं, और हम ये भी बात करेंगे क्यों है और किस सिनेरियो में पॉसिबिलिटी है कि ना हो। तो एनरोलमेंट नंबर आप देखें तो एनरोलमेंट नंबर से आप किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एक्चुअली जानबूझ करके एनरोलमेंट नंबर आपको ऐसा असाइन करती है जो कोई भी दो स्टूडेंट के लिए यूनिक ना हो, सॉरी डिफरेंट मतलब रिपीटेड ना हो, यूनिक हो। तो आपको भी एक एनरोलमेंट नंबर असाइन हुआ है। तो एवरीबडी, आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी दो स्टूडेंट को सेम एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया गया है। आप आपस में किसी से भी बात कर सकते हैं और इनके एनरोलमेंट नंबर कलेक्ट करके देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि एनरोलमेंट नंबर विल बी यूनिक। ओके, सो ये आपका सुपर की हो गया। मैं जस्ट राइट मार्क निशान मार्क कर दे रहा हूँ जो सुपर कीज हैं। लेट मी चेंज द कलर। ओके, व्हाट अबाउट मोबाइल नंबर? अब देखिए मोबाइल नंबर में इट इज़ सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। हाँ, आप ये मान के चल रहे हैं कि जनरली वैसे मोबाइल नंबर को और आप देखें तो यूनिक होता है, कोई भी दो लोगों को सेम मोबाइल नंबर इशू नहीं होता है। यस और नो? तो मोबाइल नंबर को आप सुपर की मान सकते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए दो भाई बहन एक साथ पढ़ते हैं और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर सेम रजिस्टर करवा दिया, क्योंकि पेरेंट्स ने क्या कहा है कि आप दोनों के लिए है ये मोबाइल नंबर। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट अज्यूम कर लीजिए, है ना। हालांकि ऐसा सिनेरियो कम होगा। तो आपको जब की डिसाइड करनी है ना, तब आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस बना रहे हैं और उस समय क्या उनका कॉन्टेक्स्ट है, क्या पॉलिसीज हैं, उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो जनरली अब नाउ डेज अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब मोबाइल इतना इजीली अवेलेबल हो गया है। सो एवरीबडी हैव इट्स हिज और हर ओन मोबाइल नंबर, है ना। कई बार मल्टीपल भी होते हैं, ये तो छोड़िए, है ना। सो मोबाइल नंबर जनरली कैन बी ए की, बट समटाइम्स मे नॉट बी की। नाउ जनरली आप देखेंगे कई डेटाबेसेस में मोबाइल नंबर को की नहीं बनाया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि यूनिवर्सिटी के केस में मोबाइल नंबर को की हम नहीं बनाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि कुछ स्टूडेंट के पास हो सकता है मोबाइल मल्टीपल हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं, लेट्स से समबडी इज कमिंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, उसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, या फैमिली में रिजर्व हैं लोग, दे डू नॉट वांट टू गिव हिज चाइल्ड एनी मोबाइल। ओके, सो सम स्टूडेंट मे नॉट हैव मोबाइल नंबर। तो इसलिए यूनिवर्सिटी रिलाई नहीं करती है कि हम सब स्टूडेंट्स को मोबाइल नंबर मांग लेंगे और उसी को की के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर सिनारियो इज ऑल्सो फॉर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपके सबकी यूनिक हो सकती है। जनरली इट इज़, अब ईमेल फ्री में बनते हैं, सो एवरी स्टूडेंट कैन हैव यूनिक ईमेल आईडी, है ना। ईमेल आईडी आप बनाते हैं तब आपको देखा होगा कि जब भी आपको ईमेल आईडी असाइन की जाती है तो वही ईमेल आईडी दी जाती है जो पहले से किसी को असाइन ना हो। तो दैट मीन्स यू आर गिवन एन ईमेल विच इज़ यूनिक। हाँ, बट ये हो सकता है कि सम स्टूडेंट मे नॉट हैव ईमेल आईडी। सो यूनिवर्सिटी जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ईमेल आईडी पर रिलाई नहीं करेगी। हालांकि ईमेल आईडी कैन बी ए की, ओके, सो आई हैव मार्क्ड इट विद दिस। लेकिन जनरली यूनिवर्सिटी जो है ना इस पर रिलाई नहीं करेगी ईमेल आईडी पर। क्यों? क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर जो स्टूडेंट टेक से भी होते हैं वो ईमेल आईडी बना लेते हैं, लेकिन देर मे बी सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेक से भी, लाइक मे बी आई एम नॉट सेइंग कि आप उसे अदरवाइज मत लें। हिंदी में जो प्रोग्राम में लेट्स से जो एमए हिंदी कर रहे हैं या बीए हिंदी में कर रहे हैं, या एनी लैंग्वेज जो संस्कृत या सोशल साइंस के लोग हैं, वो हो सकता है सारे लोग टेक से भी ना हो। सो दे मे नॉट बी यूजिंग ईमेल आईडी और दे मे नॉट बी हैविंग ईमेल आईडी, है ना। सो जनरली इसलिए हम ईमेल आईडी को सुपर की नहीं लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ईमेल आईडी कैन नॉट बी सुपर की। ईमेल आईडी इज यूनिक, सो इट कैन बी ए सुपर की ऑल्सो। अच्छा, नाउ यू कैन सी दैट एनरोलमेंट नंबर और ईमेल का अगर मैं कॉम्बिनेशन ले लूँ, सो इट विल ऑल्सो गिव यू यूनिक आइडेंटिफिकेशन। मैं अगर इन दोनों को पेयर को कंसिडर करूँ, सो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके लिए ये दोनों एक साथ इक्वल हों। यू कैन नॉट हैव टू स्टूडेंट जिनका एनरोलमेंट नंबर और ईमेल आईडी सेम हो। इसके पीछे रीजन क्या है आपको मालूम है? ईमेल आईडी ऑलरेडी यूनिक होती है। कोई भी दो स्टूडेंट ऑलरेडी जो ऐसे हैं जो उनके पास सेम ईमेल आईडी नहीं होगी। सिमिलरली कोई भी दो स्टूडेंट एनी, अच्छा यहाँ पे एन मैंने मिस कर दिया है, टाइपो, देयर इज टाइप।
सो नो टू स्टूडेंट विल हैव सेम एनरोलमेंट नंबर। तो अगर आप देखें तो दोनों एट्रीब्यूट्स यूनिक हैं, तो ऑब्वियसली इनका कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो वो भी यूनिक होगा कोई भी दो स्टूडेंट के लिए। सो इट विल ऑल्सो ए सुपर की। नाउ एनरोलमेंट नंबर एंड मोबाइल नंबर दोनों आपको मालूम है यूनिक हैं, तो दे विल ऑल्सो वर्क एज सुपर की और दे आर सुपर की। मोबाइल नंबर एंड नेम, नाउ आपको मालूम है मोबाइल नंबर यूनिक है एंड उसमें आप नेम और ऑगमेंट कर देते हैं, तो एक यूनिक एट्रीब्यूट के साथ एक नॉन यूनिक एट्रीब्यूट ऐड भी कर दीजिए, तब भी आपकी जो यूनिक वाली प्रॉपर्टी है वो बनी रहती है ना। सो दिस विल ऑल्सो बी ए सुपर की। नाउ व्हाट अबाउट नेम एंड परमानेंट एड्रेस, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। जनरली एक एड्रेस मान लीजिए है, जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में जनरली जो लोग नेम सेलेक्ट करते हैं पीपल्स का, वो दो फैमिली मेम्बर्स के नाम सेम नहीं रखते हैं, है ना, ऐसा है ना। जनरली आई एम सेइंग जनरली, बट ऐसे केसेस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे मेरी ही फैमिली में एक्सेप्शन है, मेरे फादर और मेरे चाचा जी का नाम सेम है। कई बार लोग जो ना वो हमारे नाम डिसाइड होता है ना, वो जन्म पत्री और ये सब देख के निकलता है, तो अब वो दो लोगों का वो कुंडली में बहुत सारा कुछ चीज़ें मैचिंग हो सकती हैं, तो नाम सेम आ सकता है, तो लोग उसी के नाम पर फिर नाम रख लेते हैं। तो बाद में वो दिक्कत हो, वो सब मैनेज हो जाता है निकनेम से या जैसे करके। बट जनरली वैसे देखें तो नेम और परमानेंट एड्रेस, मतलब परमानेंट एड्रेस से जो दो लोगों के नेम सेम हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस जब आप ऐड करेंगे तो यूनिक पहचान बन जाती है, यूनिकली आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन रेयर सिनारियो में एक ही परिवार में जो एक एड्रेस पर ही रहते हैं, परमानेंट एड्रेस पर, वहाँ पे दो पर्सन्स के नेम सेम हो सकते हैं। जैसे मैंने अपना ही एग्जाम्पल दिया, आपके पास भी, आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। तो अब ये जो कंडीशन, ये जो है ना, इसे आप की मान सकते हैं अगर ऐसा सिनारियो आपके केस में होकर होने ही वाला ना हो, जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि नो मेरे सिनारियो में या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये सिचुएशन नहीं आने वाली है, तो मैं इसे की ले सकता हूँ। लेकिन समटाइम्स, हाँ ये इसमें आपकी हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसमें आपको हाइपोथेसिस पर डिपेंड करना पड़ेगा कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, या आपका जो आपके कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका क्या आपके सिनेरियो में ये पॉसिबल है या नहीं है। हालांकि ये डेफिनेटली की नहीं है, लेकिन मे बी आपके सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस हैं, और मे बी आपके केस में 0 चांसेस हो आपके सिनेरियो में कि ये पॉसिबिलिटी ना हो, है ना। तो ये की हो भी सकता है और ये की नहीं भी हो सकता है। जनरली हम ऐसे एट्रीब्यूट्स को की नहीं लेते क्योंकि चांसेस हैं। ओके, नेम एंड करेंट एड्रेस कैन नॉट ऑल्सो बी सुपर की, है ना। एक ही एड्रेस पर दो सेम नाम के पर्सन रह सकते हैं, अगेन चूंकि दोनों ही सिनारियो ना, ये दोनों एक जैसे केसेस हैं। सो देखिए, कई केसेस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डेफिनेटली इट विल बी ए की, बट समटाइम्स डिपेंड करेगा कि व्हाट इज योर डेटाबेस, आपके डेटाबेस में क्या स्थिति है। आपके डेटाबेस में ऐसा केसेस कोई भी नहीं है या नहीं आएगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि ये की है। ओके, तो सुपर की डेफिनेशन अंडरलाइंग डेटाबेस पर डिपेंड करेगी, ध्यान रखना, अंडरलाइंग डेटाबेस पर डिपेंड करेगी। कौन एट्रीब्यूट सुपर की होगा कौन नहीं होगा, वो अंडरलाइंग डेटाबेस पर डिपेंड करेगा। किसी एक डेटाबेस में ये सुपर की हो सकता है, किसी दूसरे में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कई सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे भी हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेटाबेस सुपर की तरह से काम आ सकते हैं। जैसे आधार नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर यूनिक ही बनाती है। लेकिन जनरली ऐसे एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रक्टेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ध्यान रखना, नेचुरली नहीं होते हैं वो। लाइक पैन नंबर, इट इज़ अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टेड एट्रीब्यूट, है ना। आधार नंबर नेचुरल तो नहीं है, कोई आधार नंबर के साथ तो आधार नंबर नेचुरली तो किसी के साथ नहीं आ जाता है बचपन से ही, गवर्नमेंट ने मैनुअली नेचुरली असाइन किया। हालांकि आपको सारे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, नाम हो ये सब हो, आपके ये कंस्ट्रक्टेड ही एट्रीब्यूट्स हैं, बट स्टिल नेम और ये सब एक आपकी सोसाइटी में एक नेचुरल फिनोमिना की तरह से है। आधार नंबर एक टाइम से पहले जब गवर्नमेंट ने पोस्टुलेट नहीं किया था, तब कोई भी नहीं जानता था, है ना। तो आधार नंबर एक तरीके का गिवन फोर्स, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ गिवन आईडी है। सिमिलरली एनरोलमेंट नंबर केवल उन्हीं को दिया जाता है जो स्टूडेंट एडमिट होते हैं, जो एडमिट नहीं होते उनको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है। तो कई एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली जनरली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इसी पर्पज़ के लिए,
वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेटाबेसेस देते हैं, बट देर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स जो पर्सन के पास नेचुरली आते हैं। नेम सबको मिलता है, नेम सबका होता है, करंट एड्रेस सबका होता है, जो आपको आपकी फैमिली से या बैकग्राउंड से मिल ही जाता है। तो उसमें हो सकता है कि आपके वो एट्रीब्यूट्स जो है ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन ना दें। ओके, तो आई थिंक सुपर की को सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सुपर की कैसे निकालते हैं, क्योंकि डेटाबेस डिजाइन जब आप करेंगे या डेटाबेस में थ्रू आउट द डेटाबेस आपको की का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हम आप जब इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए एसक्यूएल पढ़ेंगे तब भी आपको की का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, या हम नॉर्मलाइजेशन जब आगे करेंगे तब भी आपको की आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप की आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप नॉर्मलाइजेशन कंफर्टेबली कर पाएंगे। ओके, सो एसक्यूएल हो या फर्दर डेटाबेस डिजाइन हो या आगे के कई काजे कॉन्सेप्ट्स हों, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए की को समझना ज़रूरी है। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एट्रीब्यूट की होगा, कौन सा एट्रीब्यूट की नहीं होगा। हालांकि कौन सा एट्रीब्यूट की होगा, कौन सा एट्रीब्यूट की नहीं होगा, ये कई बार डिपेंड करता है डेटाबेस की, आपको जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेटाबेस बना रहे हैं उसकी नॉलेज है कि नहीं है। तो फॉर एग्जांपल सपोज आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने को कहा जाए, एक हॉस्पिटल है उसको कहा जाए आप इसे ऑटोमेट कर दीजिए, वो सारा वर्क पहले मैनुअली कर रहे थे, तो पहले आपके हॉस्पिटल के डेटाबेस में जो करस्पॉन्डिंग डेटा है या जो एंटिटीज इन्वॉल्व है वहाँ पर उनको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम हालांकि ईआर डायग्राम पढ़ेंगे तब हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। ओके, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब नोट कर लें। मैं इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि की का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेटाबेस में। आप ये कहिए इट इज़ एक्चुअली फंडामेंटल रिक्वायरमेंट दैट कि आप की के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आप डेटाबेस के बाकी के अदर टॉपिक्स जो हैं उनको आसानी से ग्रैस्प कर पाएंगे। ओके, तो आपको इस पर थोड़ा सा टाइम डिवोट करना है, बुक्स पढ़नी है, इंटरनेट पर थोड़ा मटेरियल पढ़ने की कोशिश करिए, आपको वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स वहाँ मिल जाएंगे। सो दैट जितना आप एक्सरसाइज और इसमें एग्जांपल्स करेंगे उतना आपको इसके कॉन्सेप्ट्स में अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, सो ये तो हो गया सुपर की। नाउ सुपर की के अलावा एक और की है, आगे हम फर्दर की डिफाइन करते हैं, और जिसमें से है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मीन्स सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो इट इज ए मिनिमल सुपर की। सो मिनिमल से आपको नाम समझ में, मिनिमल से समझ में आ रहा होगा। मिनिमल सुपर की का मतलब है कि इसमें कोई भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स ए सुपर की, कैंडिडेट की इज ए सुपर की। डेफिनेशन आपके पास बुक में मिलेगी, मैं ये आपको शेयर कर दूंगा। ए सुपर की विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट। is called a candidate key. ओके, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए रिडंडेंट एट्रीब्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ गए देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस कैंडिडेट की। ओके, सो रिडंडेंट एट्रीब्यूट को लेट मी डिफाइन रिडंडेंट एट्रीब्यूट। सो रिडंडेंट एट्रीब्यूट नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरीके के हमेशा बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी एट्रीब्यूट है, मतलब इसे हटा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रिडंडेंट है ये। सो रिडंडेंट एट्रीब्यूट मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसे आप एक सुपर की आपके पास जो है उसमें से अगर आप निकाल भी दें तो जो बचा हुआ पार्ट है वो भी सुपर की तरह ही काम करेगा। दैट मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सुपर की का काम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। ओके, सो अगर आप इस एट्रीब्यूट को हटा भी देंगे तो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी की के पास। सो ऐसा एट्रीब्यूट जिसे हटाने पर भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट नहीं होती है, वी विल से दैट दिस इज रिडंडेंट एट्रीब्यूट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एनरोलमेंट नंबर एंड ईमेल आईडी, एनरोलमेंट नंबर एंड ईमेल आईडी, ये दोनों ही अपने आप में यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो मैं चाहे इसे हटा दूं या इसे हटा दूं, यू कैन रिमूव एनी वन। ईमेल आईडी ऑल्सो गिव्स यू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन और एनरोलमेंट नंबर ऑल्सो गिव्स। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आई रिमूव ईमेल आईडी,
लेकिन आप देखेंगे कि अब ईमेल आईडी हटा भी दिया तब भी एनरोलमेंट नंबर इज एबल टू गिव यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सो ये सुपर की को लेट्स कॉल इट S1। नाउ दिस S1 after removing this attribute is still it is giving unique identification. Okay, 1 minute. Okay, so now when I am removing email ID तो आपको स्टिल इनरोलमेंट नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है ना। तो जो S1 एट्रीब्यूट, जो S1 जो की है ये कैसे है, सुपर की तो है बट ये कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ए कैंडिडेट की। वाई? क्योंकि इसमें एक रिडंडेंट एट्रीब्यूट है ना, एक नहीं एक्चुअली इसमें, हालांकि एक ही रिमूव कर पाएंगे बट रिडंडेंट का केस देखें तो ईमेल आईडी और एनरोलमेंट नंबर दोनों रिडंडेंट हैं, लेकिन आप दोनों को नहीं हटा सकते। सो एनी वन यू हैव टू रिमूव। सो दिस इज नॉट ए कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि ये मिनिमल नहीं है। ओके, मिनिमल का मतलब है कोई भी एट्रीब्यूट हटा नहीं सकते हम उसमें से, है ना। मिनिमल का मतलब होता है मिनिमम, एकदम नथिंग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर। सो ये मिनिमल नहीं है, दैट्स वाई ये कैंडिडेट की नहीं है। नाउ अगर हम बात करें एनरोलमेंट नंबर अकेला हो, सो लेट्स कॉल इट दिस की, लेट्स से दिस इज S2 सपोज। सो S2 जो है, S2 इज एनरोलमेंट नंबर। नाउ ये की तो मिनिमल है, क्यों? क्योंकि आप इसमें से एक ही एट्रीब्यूट है जिसे आप हटा नहीं सकते। देयर इज ओनली वन एट्रीब्यूट, इसे हटा देंगे तो आप एम्प्टी 5 बचेगा और 5 से आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, है ना। दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट। ओके, सो ये आपकी कैंडिडेट की है। ओके, नाउ सपोज दैट फॉर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर मान लीजिए ये एट्रीब्यूट की है नेम कॉमा परमानेंट एड्रेस, अज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में ये संभावना है कि वहाँ पे नेम और परमानेंट एड्रेस जो है जॉइंटली सेम नहीं है थे किसी भी केस में। ओके, जो प्रॉबिलिटी हम मान के चल रहे थे हमने उसे रिमूव कर दिया समहाउ। नाउ अगर आप देखें नेम और परमानेंट एड्रेस अगर मान लीजिए ये सुपर की है, तो हम इसमें से एक चीज़ को भी हटाएंगे तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी, है ना। कोई भी एक कॉलम को आप हटा देंगे दोनों में से एक को, तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो अगर ये सुपर की है तो इसमें से हम कोई भी एट्रीब्यूट नहीं हटा पाएंगे, तो ये कैंडिडेट की हो जाएगा, ठीक है। सो सुपर की का आई थिंक सुपर की और कैंडिडेट की का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ईमेल आईडी अकेले नहीं, दोनों कैंडिडेट की मिलकर के काम नहीं होंगे। ईमेल आईडी तो कैंडिडेट की होगी, आई एम नॉट सेइंग कि ये कैंडिडेट की नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट S1। S1 सुपर की तो है, ये S1 का मतलब जॉइंटली ये दोनों सुपर की हैं, बट ये कैंडिडेट की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो मैं इनमें से एक एट्रीब्यूट निकाल भी दूंगा तब भी एनरोलमेंट नंबर से यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, या सपोज मैं एनरोलमेंट नंबर को निकाल दूं तब भी ईमेल आईडी से यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। सो सुपर की का मतलब ही है कि मिनिमल होना, वो कैंडिडेट की का मतलब मिनिमल सुपर की, कम से कम एट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब उसमें से एक भी एट्रीब्यूट हम निकाल नहीं सकते, अगर निकालेंगे तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन चले जाएगी। सो दैट मीन्स अगर आप एक फैक्ट इसके या इसके बेस पर एक आप कंक्लूजन निकालें तो कह सकते हैं कि एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, है ना। क्योंकि आप क्या करें कि मिनिमल सुपर की कैंडिडेट की होना होती है, मिनिमल सुपर की। तो एक अगर एक की सुपर की है आपकी तो वो कैंडिडेट की होने के चांसेस हैं, और अगर वो मिनिमल है तो वो फिर वो कैंडिडेट की होती है। सो दैट मीन्स अगर एक की कैंडिडेट की है तो वो ऑटोमेटिकली सुपर की होगी, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही है कि मिनिमल सुपर की इज ए कैंडिडेट की। तो अगर कोई की कैंडिडेट की है तो ऑब्वियसली वो सुपर की होगी। सो एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की। आई थिंक आप सब लोग इसे एग्री करेंगे। एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है ना, डेफिनेशन का ही पार्ट है कि ए सुपर की विच इज मिनिमल, वो कैंडिडेट की होती है। तो ऑब्वियसली हमने कंडीशन पहले ही लगी हुई है कि सुपर की भी होना चाहिए मिनिमल के साथ साथ। कैंडिडेट की में दो चीज़ें हैं, वन सुपर की, सेकंड मिनिमल।
दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, देन वी विल से इट इज सुपर की, है ना। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा, है ना, क्योंकि एवरी सुपर की कैन नॉट बी ए कैंडिडेट की, बट मैं लिख देता हूं आगे, एवरी सुपर की इज नॉट ए कैंडिडेट की। ओके, सो कैंडिडेट की आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से कैंडिडेट की हैं। एनरोलमेंट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये कैंडिडेट की नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये इनमें से कोई हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। ओके, नाउ कैंडिडेट की के बाद एक और डेफिनेशन है जो जिससे आप सबसे ज़्यादा जो आपको एनकाउंटर होगी डेटाबेसेस के टाइम पर, या बार बार हम इसके बारे में बात करेंगे, वो है प्राइमरी की। नाउ आपके एक टेबल में क्या है कि मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकते हैं। सो यू हैव लेट्स से कैंडिडेट की C1, C2 एंड सो ऑन के कैंडिडेट की आपके पास थी। लेकिन जब आप डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो डेटाबेस के डिजाइन के टाइम में चूंकि जो की है उसका डेटाबेस के डिजाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वी विल सी दैट लेटर। सो हम एक कैंडिडेट की में से किसी एक की को हम प्राइमरी की के तौर पर चुन लेते हैं। ओके, सो मे बी हमने इसमें से CI को चुन लिया। सो नाउ दिस चूजन की जिसके बेस पर हमने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है, या डेटाबेस के डिजाइन में हम जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये, ओके, या डेटाबेस डिजाइन के टाइम पर हम इसे, या डेटाबेस क्रिएशन के टाइम पर इस की को मार्क कर दे रहे हैं, सो दैट की विल बी नाउन एज प्राइमरी की। सो प्राइमरी की क्या है? एक की चूजन बाय ए कैंडिडेट की selected by a database designer during database design। ठीक है, it's called as primary key। ओके, सो जैसे इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास कैंडिडेट कीज के ऑप्शंस क्या क्या हैं। यू हैव एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मैं थोड़ी देर के लिए इन्हीं तीनों को की मान रहा हूँ। सो यू हैव एनरोलमेंट नंबर, देन मोबाइल नंबर एंड ईमेल। तो अब आप मान लीजिए आप डेटाबेस डिजाइनर हैं, तो आपके पास तीन कैंडिडेट कीज हैं। लेट मी राइट देम C1, इनको मार्क कर देता हूँ मैं वेरिएबल के फॉर्म में, C1, C2, C3, ये तीन कीज हैं। दीज आर कैंडिडेट कीज। नाउ आपके सामने डेटाबेस डिजाइनर के तौर पर एक क्वेश्चन आएगा कि मुझे इनमें से कौन सी की को प्राइमरी की मार्क करना चाहिए। ओके, तो प्राइमरी की मार्क करते समय कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। ओके, बट जब आप डेटाबेस डिजाइन करने जाएंगे तब आपको क्लियर समझ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आपको किस एट्रीब्यूट को की मार्क करना चाहिए। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा रिलेवेंट हो, नेचुरली रिलेवेंट हो, पहली चीज़ वो की होगा। दूसरा, उसमें नल वैल्यूज़ ना आती हों, उनके नल होने के चांस कम हो, या नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी हो नल वैल्यू होने की में, क्योंकि की में नल आप अलाउ नहीं करते हैं, या ये कहिए उसमें नल वैल्यू आना ही नहीं चाहिए। ओके, हम उस एट्रीब्यूट को की के तौर पर मार्क करेंगे, और वो की एट्रीब्यूट बात एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इन कंपेरिजन टू अदर्स। तो आप अगर यहाँ पर अगर देखें, यूनिवर्सिटी के सिनारियो से अगर देखें, तो आप इसमें किसको प्रेफर करेंगे की के तौर पर? ओबियसली एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर नॉन असाइन नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट इज गिवन एन एनरोलमेंट नंबर। जैसे ही एडमिशन आपका कंप्लीट होता है, यू आर असाइंड एन एनरोलमेंट नंबर। हाँ, हम मोबाइल नंबर को की क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी सिनेरियो की बात करते हैं तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो, रेयरली होता है ऐसा नाउडेज, पहले फ्रीक्वेंटली पॉसिबल था, बट नाउडेज मोबाइल इतने चीपर्स हो गए हैं, सेम अवेलेबल है इजीली, सो एवरी स्टूडेंट हैव मोबाइल नंबर। बट स्टिल देर आर सम प्रोबेबिलिटीज कि कुछ स्टूडेंट के पास कोई मोबाइल नंबर ना हो, है ना, पॉसिबल है, या उनके पास उनकी मल्टीपल वैल्यूज भी हो। तो ये भी फैक्टर हम देखते हैं कि की वैल्यू मल्टीपल नहीं चाहिए होना चाहिए एक पर्सन के पास।
सो आप देखेंगे अगर एनरोलमेंट नंबर के केस में देखें तो कोई भी स्टूडेंट के पास मल्टीपल एनरोलमेंट नंबर नहीं होते हैं, हमेशा यूनिक होता है। मोबाइल नंबर 2 हो सकते हैं, तो मोबाइल नंबर को नेचुरली आप नेचुरल चॉइस से आप हटा देंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर किसी के पास हो सकता है अवेलेबल भी ना हो, किसी के पास जो है मल्टीपल हो। और ये यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा नेचुरली सूट भी नहीं करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको एनरोलमेंट नंबर इज़ मोर बेटर फॉर चॉइस फॉर देम। सिमिलरली ईमेल के साथ भी यही सिनारी हो सकता है, एक लोगों के पास मल्टीपल ईमेल हो, किसी के पास कोई भी ईमेल ना हो, है ना। सो नेचुरल चॉइस है कब ऑटोमेटिकली एनरोलमेंट नंबर बन जाता है। तो सारा फिर डेटाबेस डिजाइन एनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ही चलेगा, और प्राइमरी की आप इसी को मार्क करके चलेंगे। और प्राइमरी की के बेस पर ही एक्चुअली क्या होता है, कई बार इंडेक्सेस क्रिएट होते हैं डेटाबेस में, तो डेटाबेस डिजाइन का पार्ट बन जाती है। ओके, सो आपने देखा कि हमने 3 कीज में से एक को मार्क कर दिया, लेट से आई एम कॉल इट प्राइमरी की, दिस बिकम्स द प्राइमरी की, पीके शॉर्ट में लिखा मैंने पीके। सो obviously you can see now primary key is also a candidate key, but every candidate key is not a primary key, ठीक है। आई होप आपको अब की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल फॉर यू, सो दो आप घर पर कर सकें एक दो एग्जाम्पल्स, उसमें कीज निकालें, थोड़ा वर्कआउट करें। लेट्स से आइटम नंबर, आइटम, ये नेम है आइटम का, कोई आइटम है, आइटम नंबर, नेम। सो लेट्स से ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, एक मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है कंप्यूटर्स का, जो कंप्यूटर्स में और उसके पार्ट्स में डील करता है, हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू एंड ऑल दैट। तो हर आइटम का एक आइटम नंबर है, उसका नाम है, देन मे बी कलर एंड लेट्स से प्राइस। ओके, एक नंबर होता है, एक सीरियल नंबर, यू कैन से दैट। सो आई एम राइटिंग सीरियल नंबर, ठीक है। यूनिक नंबर जो होता है मैं उसी को सीरियल नंबर मान रहा हूँ, बैच नंबर और सब कुछ होता है, मैं उसको सीरियल नंबर टर्म रेफर कर रहा हूँ। प्राइस, कलर एंड क्वांटिटी, देन मे बी एनी रिमार्क और डिस्क्रिप्शन। आई एम राइटिंग DSC, डिस्क्रिप्शन। सो ये एक टेबल है, लेट्स से टेबल का नाम रख देते हैं आइटम, ये रिलेशन है और ये इसकी स्कीमा है। तो आपको इसमें मार्क करना है आइडेंटिफाई सुपर की। सो मैं सुपर की को शॉर्ट में SK लिख रहा हूँ, सुपर की, कैंडिडेट की को C में लिख रहा हूँ, और प्रोबेबली अगर आप प्राइमरी की बता पाएँ इसमें तो ये आपको करना है, ठीक है। सो दिस इज़ वन टेबल। सेकेंड में टेबल लिख रहा हूँ ऑर्डर, इसमें है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर, डेट, देन आइटम्स परचेज्ड, जो इस ऑर्डर में परचेज हुए हैं वो आइटम परचेज्ड, एंड आइटम परचेज्ड हो गया, ऑर्डर टोटल वैल्यू, ठीक है। और क्या हो सकता है, परचेजर नेम, परचेजर एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स हैं। तीसरा मैं देता हूँ एक, लेट से होटल का बुकिंग, मान लो बुकिंग नाम से एक टेबल है होटल में। सो लेट से बुकिंग ID, बुकिंग डेट,
गेस्ट नेम, बुकिंग डेट, बुकिंग आईडी, एडवांस, हैं, हाँ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। चलिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। सो ये 3 एग्जांपल्स हैं, तो आपको इनमें कैंडिडेट की, सुपर की एंड प्राइमरी की तीनों मार्क करके पता करना है। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। तो इसके लिए आपको की के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेंगे सो दैट आप कर पाएंगे इसको। नहीं, आप अगर कुछ लेके भी चल रहे हैं तो आप आप कुछ एजम्पशंस के लिए फ्री हैं। ओके, क्योंकि ये हम रियल ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी भी रियल डेटा सेट नहीं है, मैंने ऐसे ही एग्जांपल्स बना दिए हैं। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से एजम्पशंस मार्क कर सकते हैं। तो लेकिन जब भी आप एजम्पशन लें तो आप उसे क्लियरली लिखें कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं। ओके, नहीं ये डेटाबेस नहीं है, अभी तो मैंने रैंडमली, हाँ डेटाबेस पर हम आएंगे बाद में। हम्म 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 हो सकता है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, ये अभी आपके इंडिपेंडेंट एग्जांपल्स हैं, तो इनमें आप इंटरकनेक्शन मत ढूंढिएगा। ओके, ये अलग अलग ऐसे ही मैंने रैंडम एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम डेटाबेस की जैसे बात करेंगे तो डेटाबेस का मैंने प्रीवियस क्लास में डिफाइन किया था कि डेटाबेस में जो होगा डेटा वो इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर रिलेशनल डेटाबेस की हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस इज ए सेट ऑफ टेबल्स दैट आर इंटर रिलेटेड। देखिए, हालांकि अभी मैंने आपको 3 टेबल्स दी हैं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही मैं कोई कनेक्शन, हो सकता है कि आपको कोई कनेक्शन दिख जाए इसमें, लेकिन कनेक्शन इस्टेब्लिश दिखाने का या कनेक्शन रखने का मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग 3 रैंडम टेबल्स, मेरे जो दिमाग में आया मैंने वो बना करके आपको दे दिए हैं, सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अभी कोई इसमें कनेक्शन मत ढूंढिए, इंडिविजुअल टेबल को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करिए, है, और इसके बेस पर आप कोशिश करिए कि इसमें सुपर कीज निकालें। सुपर कीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, फिर उसमें से आपको मार्क करना है कि कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हो सकती है। हाँ, ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर आपको जब एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, तो मैंने 2 एट्रीब्यूट से ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने डेफिनेशन में ही कहा था कि एनी सबसेट, ये जो रिलेशन स्कीमा है तो इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं इतने, इन सबका कोई भी एक सबसेट जो है ना एक सुपर की हो सकता है। तो मैंने कुछ ही सुपर की निकली, आपने 2-2 एट्रीब्यूट्स नहीं, आप 3-3 एट्रीब्यूट्स मिला करके देख लिए और क्या वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रही है कि नहीं दे रही है, वो सब सुपर की होंगे। तो आपको बहुत सारी सुपर कीज मिलेंगी, कैंडिडेट कीज आपको थोड़ी सी कम मिलेंगी, और प्राइमरी की तो ओबियसली एक ही होती है। ओके, सो आप इसको वर्कआउट करिए, है ना। सो हाँ, हम्म 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 एनरोलमेंट नंबर एंड नेम। एनरोलमेंट नंबर और नेम कैंडिडेट की नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, तो नेम उसमें रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी मेंटेन्ड है। ओके, तो कैंडिडेट की का मतलब यही है कि वो मिनिमल होना चाहिए। तो अगर आप नेम और एनरोलमेंट नंबर को बाद में जॉइंटली देखते हैं तो ये सुपर की तो है, क्यों, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, लेकिन कैंडिडेट की नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एट्रीब्यूट है नेम, उसे आप निकाल देंगे तब भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी बरकरार है, मेंटेन है। ओके, सो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं रिलेशनल अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। ओके, सो रिलेशनल मॉडल, एक्चुअली आपका रिलेशनल अलजेब्रा अभी जो करंट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आगे के यूनिट्स में होगा, लेकिन मैं इस फ्लो को मेंटेन करना चाहता हूँ। हम रिलेशनल मॉडल पढ़ रहे हैं, तो रिलेशनल मॉडल में हमने जो बेसिक डेफिनेशंस थी डिस्कस कर ली हैं। नाउ इसके बाद हमें जैसे मैंने बताया कि कॉर्ड ने इसके रिलेशनल मॉडल में डेटा रिट्रीवल कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करेंगे, डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है हम उसे कैसे रिट्रीव करेंगे, क्योंकि हम डेटाबेस क्यों बनाते हैं कि हमें डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखें और फिर ज़रूरत पड़ने पर कन्वीनियंटली जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो उसे एक्सेस कर पाएँ। तो जब इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है तो हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी मदद से हम कन्वीनियंटली इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएँ। तो इसके लिए कॉर्ड ने
एक फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज प्रपोज की, दैट इज़ नाउन एज रिलेशनल अलजेब्रा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे कि जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एसक्यूएल आपको लगेगा कि हमने रिलेशनल अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट्स यहाँ बार बार आपके सामने बबल अप होके आएंगे, लगेगा कि हम तो रिलेशनल अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं लगभग। हालांकि एग्जैक्टली रिलेशनल अलजेब्रा नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल कई सारी फॉर्मल क्वेरीज लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, बट रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स आप समझेंगे तो आप एसक्यूएल में बहुत सारी सिमिलरिटीज वहाँ पर पाएंगे। तो एक्चुअली क्या है कि एसक्यूएल का कुछ हिस्सा रिलेशनल अलजेब्रा का ही इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, सो रिलेशनल अलजेब्रा पीछे उसकी थ्योरी है, एसक्यूएल के पीछे की थ्योरी। ओके, मैथमेटिकल जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो, सो आपका एसक्यूएल का जो कहिए अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रिलेशनल अलजेब्रा है, या रिलेशनल अलजेब्रा का इम्प्लीमेंटेशन एसक्यूएल में है। सो एसक्यूएल इज इम्प्लीमेंटेड, some part of SQL is implemented on the basis of relational algebra. Okay, so relational algebra mathematical description होगा। सो रिलेशनल अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डेटा रिट्रीवल करते हैं, तो वो प्रोसेस हम उसे थोड़ा सा लो लेवल पर या फॉर्मल लेवल पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकल लेवल पर। सो वो हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग, तब तक हाँ, मैं स्टैट में जो पीपल हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर